नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन गंगोला गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो विषय है आपका जीएस। और जीएस में आज की वीडियो में हम पॉलिटी को देखेंगे, पॉलिटी को कवर करेंगे और अपना संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने। और आज बात करेंगे हम संविधान सभा की मांग यानी कि संविधान सभा की। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग उठाई थी वो 1934 में एक वामपंथी नेता थे आपका एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की बात करी गई थी 1934 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। 1935 में कांग्रेस ने, जो उस समय पे आपका भारत की आजादी में जिस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी विशाल पार्टी हुआ करती थी आपका कांग्रेस, तो कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा को जो होता आपका आधिकारिक घोषणा की थी। संविधान सभा के लिए आधिकारिक घोषणा की, कहने का मतलब ऑफिशियली यहां पर बोला कि भैया भारत को एक संविधान की जरूरत है और वो संविधान क्या होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। आगे देखिए 1938 में यहां पर कांग्रेस ने संविधान सभा को ऑफिशियली घोषणा की, संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से करी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, कांग्रेस ने यहां पर एक घोषणा करी और बोला कि भैया देखिए भारत के लिए एक संविधान चाहिए और वो संविधान किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1938 में पृष्ठभूमि बनाते हुए पढ़ेंगे, लिंक बनाते हुए पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार को डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1938 में जेएल नेहरू जो थे आपका, जेएल नेहरू ने यहां पर के अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा कर दी। आगे चलिए देखिए 1940 यानी कि 1940 में अंग्रेज सरकार ने इस बात को माना। और इसके मानने का रीजन क्या था, देखिए इसके मानने का पीछे रीजन ये था कि यहां पर अभी देखिए विश्व इतिहास के, अगर हम विश्व इतिहास की ओर देखिए, विश्व इतिहास की झलक देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहां पर अभी क्या चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 तक। यहां पर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ब्रिटिश सरकार को जो आपका एक भाग में शामिल थी, दो भाग बने थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ट्रिपल एटेंट और ट्रिपल अलायंस। तो यहां पर इंग्लैंड जो था आपका विश्व युद्ध लड़ रहा था, जहां पर उनको भारत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, भारत की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इस बात को माना और 1940 में एक प्रस्ताव भेजा जो कहलाया अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कहलाया। अगस्त प्रस्ताव जो था आपका, भारतीयों के द्वारा इसको मानने से मना कर दिया गया, जिसके बाद आपका 1942 में एक दूसरा मिशन भेजा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। अब एक क्रिप्स थे कौन, एक सदस्यीय मिशन था, एक सदस्यीय आयोग था ये। सर स्टफर्ड क्रिप्स जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्या थे, मंत्री थे। सर स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक ही सदस्य थे, ये आते हैं भारत में, परंतु ये भी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होता है। आगे चलकर देखिए, जो हमारी संविधान सभा का आधार बना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस एक्ट के तहत या फिर किस आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो यहां पर देखिए 1946 में कौन सा मिशन आता है, कैबिनेट मिशन यहां पर निकल कर आता है। और इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आपका, 3 सदस्य यहां पर मिशन था, 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर पैट्रिक लॉरेंस, एक स्टफर्ड क्रिप्स 1942 वाले स्टफर्ड क्रिप्स दूसरे सदस्य थे इसके, और तीसरे सदस्य थे इसके एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर, सर स्टफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ये तीनों निकल के आते हैं। एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी पैट्रिक लॉरेंस ने। यह कैबिनेट मिशन जब 1946 में आता है तो यहां पर भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य वार्ता होती है, भारतीय नेताओं के बीच, और यहां पर मांग मान ली जाती है संविधान सभा की। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही क्या होता है, यहां पर देखिए जो बात आ रही थी, यहां पर बात को क्लियर कर दिया जाता है और यहां पर कहा जाता है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगी। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा का गठन है, उसका आधार क्या है आपका, कैबिनेट मिशन 1946। अब यहां पर कैबिनेट मिशन ने कुछ बातें कही। कैबिनेट मिशन ने बोला कि भैया अगर संविधान सभा तो हम बनाएंगे, लेकिन संविधान सभा में सदस्य कितने होने चाहिए, कितने सदस्य ऐसे होंगे जो संविधान का निर्माण करेंगे, उन सदस्यों का चयन कैसे होगा, किस किस जाति से होगा, किस किस समुदाय से उनका चयन किया जाएगा, और कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्य होंगे। ये बातें जब सामने आई तो कैबिनेट मिशन ने इसका आधार तैयार किया
और देखिए यहां पर टोटल सदस्यों की संख्या रखी गई 389। 389 कैसे रखी गई? प्रति 10 लाख जनसंख्या में। देखिए बहुत बार यहां पर एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो बिल्कुल समझते हुए चलिए। प्रति 10 लाख जनसंख्या में आपका एक सदस्य रखा गया, प्रति 10 लाख जनसंख्या में आपका एक सदस्य। ये एक सदस्य इन 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा कहां? संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से कितनी संख्या निकाली गई? 389। 389 जनसंख्या सीटें यहां पर निकाली गई। अब इन सीटों का बंटवारा कैसे किया गया? देखिए दोस्तों यहां पर इन सीटों का बंटवारा किया गया। 292 सीटें जो रखी गई थी वो रखी गई थी आपका 11 जो आपके गवर्नर हुआ करते थे उनके क्षेत्र से, जो अंग्रेज गवर्नर थे उनके क्षेत्र से 292 सीटें रखी गई। 4 सीटें यहां पर रखी गई चीफ कमिश्नरी, जो आपके मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर जो हुआ करते थे उनके क्षेत्र से 4 सीटें रखी गई। यानी कि टोटल सीटें कितनी होंगी आपकी? 296, 296। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे देखिए 93 सीटें दी गई देसी रियासतों को। देसी रियासतों को दी गई आपका 93 सीटें। ये देसी रियासतें जहां पर अंग्रेज सरकार का अधिकार नहीं था, वहां राजा महाराजा या कोई नवाब वगैरह हुआ करते थे जो क्षेत्र को देखते थे। और 290 सीटें रखी गई टोटल आपका किसके लिए? ब्रिटिश भारत के क्षेत्र के लिए। ब्रिटिश भारत कहने का मतलब जहां जहां पर भारत सरकार ने क्या करा हो, यहां पर देखिए ब्रिटिश भारत के लिए कहने का मतलब है जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार का क्या रहा हो? राज रहा हो, वो क्या कहलाता है? ब्रिटिश भारत कहलाता है। और 93 सीटें आपका देसी रियासतों के लिए, टोटल 389 सीटें यहां पर रखी गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे समुदाय की कि किस प्रकार से इन 389 सीटों को कितने समुदाय में बांटा गया। तो यहां पर देखिए 3 समुदाय में इन 389 सीटों को बांटा गया। कौन कौन से समुदाय? पहला था आपका सामान्य, दूसरा था आपका सिख, और तीसरा था आपका मुस्लिम। सामान्य के अंदर देखिए यहां पर हिंदू, बौद्ध, जैन, सारा का सारा, पारसी सब किसके अंदर आ गया? सामान्य के अंदर। सिख और तीसरे मुसलमान यानी कि मुस्लिम, इनके आधार पर सीटों को बांटा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए 296 सीटों पे तो क्या कराया गया? इलेक्शन कराया गया। प्रांतीय विधानसभाओं का इलेक्शन हुआ, प्रांतीय सभाओं का इलेक्शन हुआ। जो भी प्रांतीय सभा से चुन के आएंगे वो किसको चुनेंगे? आपका संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। जिस प्रकार से आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो जनता चुनती है विधानसभा के सदस्यों को, और यही विधानसभा के सदस्य चुनते हैं किनको? राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर उसी प्रकार से प्रांतीय इलेक्शन हुआ प्रांतीय सभाओं के, और प्रांतीय सभाओं में जो लोग चुने गए वो उन्होंने चुना आपका किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। अब देखिए यहां पर 296 सीटों में तो इलेक्शन की बात करी गई। अप्रत्यक्ष इलेक्शन की बात करी गई, इनडायरेक्ट वोटिंग की बात करी गई। देखिए इनडायरेक्ट वोटिंग है क्योंकि हम चुन रहे हैं प्रांतीय सभा के सदस्यों को और वो चुन रहे हैं आपका संविधान सभा के सदस्यों को। तो इस प्रकार का जो चुनाव होता है, इस प्रकार की जो वोटिंग होती है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट वोट कहते हैं। और बाकी बचे जो 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए, इनसे कहा गया कि भैया ये 93 सीटें कैसी रहेंगी? मनोनीत रहेंगी, नॉमिनेटेड रहेंगी। जो भी देसी रियासत का जो राजा है वो अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर संविधान सभा में भेज देगा। तो ये सीटें कैसी होगी? मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सीटें हो गई। इसके बाद देखिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन में यहां पर 389 सीटों के जो आप था उसमें से 296 में मैंने आपको बताया कि इलेक्शन होता है। इन 296 सीटों में जब इलेक्शन होता है तो यहां पर देखिए वोटिंग कैसे होती है। 208 सीटें मिलती हैं किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस जीतती है यहां पर 208 सीटें। 73 यानी 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग जीतती है 73 सीटें, और बाकी 15 सीटें मिलती हैं आपका किसको? निर्दलीय इलेक्शन या निर्दलीय जो व्यक्ति थे और या फिर आपका अन्य पार्टी के जो होते थे, कृषक पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो इन पार्टियों को मिलती है आपकी कितनी सीटें? 15 सीटें। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर इलेक्शन होता है। और आगे चलकर यहां पर देखिए क्या होगा? अब आपका संविधान सभा की बैठक होगी, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, अब क्या होना है? बैठक होनी है। तो यहां पर ही देखिए इसके साथ अगर हम बात करें, जो 93 सीटें थी जो नॉमिनेटेड थी वो तो देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर वो संविधान सभा में भाग लेते हैं, भारत के संविधान को अपनाते हैं, तो उनकी जो फ्री रियासत थी जहां के वो राजा थे, तो उनकी रियासत उनके हाथ से चले जाती, उनको भारत के संविधान में को फॉलो करना पड़ता। तो उस वजह से क्या करते हैं? देसी रियासत इस संविधान सभा में भाग लेने से मना कर देते हैं। तो ये 93 जो सीटें थी वो खाली रह जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखिए 9 दिसंबर का दिन आता है। 9 दिसंबर को
46, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है और इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट बैठक आती है आपका 11 दिसंबर को 1946 को और इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि यहां पर क्या तथ्य निकल कर आया, यहां पर यह परिणाम निकल के आया, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया इनको, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भैया 2 दिन के लिए क्यों इनको अध्यक्ष बनाया गया, सिर्फ 2 दिन के लिए? काफी पैसा यहां पर प्रश्न बच्चों के मन में आता है, लेकिन इसको आंसर ढूंढने जाओ तो बहुत कम आंसर निकलता है यहां पर इसका। देखिए तो इसका रीजन क्या है, देखिए ये 2 दिन के लिए क्यों बनाया गया। हमारा जो संविधान बना है उसको हमने क्या करा है, जगह जगह से कॉपी किया है, अलग अलग देशों से हमने अपने संविधान को लिया है। तो उसी प्रकार जो ये मॉडल था ये लिया गया था फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से लिया गया था। तो फ्रांस में जो रूल था, फ्रांस में ये रूल था कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनेगा वो सबसे वरिष्ठ सदस्य बनेगा। तो इस समय पर जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसलिए उनको 2 दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष बने और 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक होंगी 13 दिसंबर को, तो इसी दिन आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इसी प्रस्ताव को आगे चलकर इसमें कुछ संशोधन करके 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया जाएगा और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका आगे चलकर क्या बनेगा? प्रस्तावना बनेगा, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रियम्बल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने बात करी किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, किस प्रकार से इसमें मीटिंग चली। इसके आगे देखिए, इसके आगे फिर संविधान हमारा 1947 में देश का विभाजन हो जाएगा। सीटें यहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कुछ सीटें भारत में रहती है, कुछ सीटें पाकिस्तान में चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुन के आए थे, उनकी सीट भी कहां चली गई थी? पूरी बंगाल यानी कि आज के बांग्लादेश से, वो भी पाकिस्तान में चली गई थी। तो इस प्रकार से हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको एक चीज करनी होगी, यहां पर आपको हमारा क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा है वेदाश्री लर्निंग ऐप। तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, देखिए दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर में, वेदाश्री लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है। उसके अंदर जीएस का पूरा आपको कोर्स मिलेगा। इसी प्रकार से हम बिल्कुल प्रॉपर रूप से लिंक से जोड़ते हुए हम चलेंगे। एग्जाम में एक भी आपको क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे। आपको वहां हिंदी, उत्तराखंड, जीएस संबंधित जितने भी एग्जाम है, देखिए दोस्तों, लेक्चरर का एग्जाम हो, स्क्रीनिंग का, यूके यूके पीसीएस, यूपीएससी, जितना भी एग्जाम है उसमें जीएस का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। वो सारा का सारा आपको हम कोर्स देंगे। कहां पर? आपका वेदाश्री लर्निंग ऐप पे। तो जल्द से जल्द उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे वीडियो को पाइए और अपनी सफलता को एक नया आयाम दीजिए। हमारे साथ जुड़िए और जल्द से जल्द परीक्षा में क्या करिए? सफलता प्राप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।